हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट का एक टॉपिक। यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? एक पूरा स्ट्रक्चर जो कि आपका इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना होता है, रेगुलेटर से मिलकर के बना होता है, इंटरमीडियरीज से मिलकर के बना होता है, जो कि आपकी नॉर्मल सेविंग्स होती है किसी भी कंट्री की, उसको पूल करते हैं और ऐसी कंपनीज तक पहुँचाते हैं, ऐसी जगह उसको मोबिलाइज करते हैं जहाँ पर उसका यूज़ हो सके। वो पूरा आपका फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है, जो कि हमने आज ही जो मॉर्निंग में वीडियो डाली है उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? उनमें से सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपका है वो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, आपने किसी कंट्री से कोई सामान खरीदना है या फिर आपने किसी और कंट्री को कोई सामान बेचना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लेट सपोज आपने किसी और कंट्री में अपना सामान बेचा है, एक्सपोर्ट किया है और आपको वहाँ से पेमेंट मिली है यूरो में या फिर यूएसडी में, या जो कि आपकी डॉलर आप कहते हो, तो यूएसडी में मिली है यानी डॉलर में मिली है या यूरो में मिली है। अब आपके पास आ गई है फॉरेन करेंसी। अब आपके पास, आपके हाथ में वो फॉरेन करेंसी आपके पास है, लेकिन क्या आप वो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में यूज़ कर पाओगे किसी और को पेमेंट देने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। तो उसके लिए आपको उस करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा अपनी इंडियन करेंसी में, या फिर इसका उल्टा ले लीजिए, आपको बाहर किसी को कोई जो है पेमेंट करनी है, आपने सामान वहाँ से इंपोर्ट किया है और आपने उसको पेमेंट करनी है यूरो में, यूएसडी में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में जो आपके हाथ में इंडियन करेंसी है, आपको चाहिए होगा कि वो इंडियन करेंसी को आप कन्वर्ट कर दो यूरो या फिर यूएसडी या फिर जिस भी करेंसी में आपने जो है पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी है, यानी आपके पास एक पर्टिकुलर करेंसी है, आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हो किसी और कंट्री की करेंसी में। इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। इन फाइनेंशियल मार्केट करेंसीज ऑफ, कई बार सही में मुझे अपनी ही लैंग्वेज लिखी, अपनी ही राइटिंग नहीं समझ में आती है। करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो करेंसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वो खरीदी और बेची जाती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक ओवर द कंट्री मार्केट है, सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि ओवर द कंट्री, कई कंट्रियों में एक खुला मार्केट है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा कह लीजिए वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट आपका फॉरेन करेंसी है, जहाँ पे इन फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। अब एक्सचेंज कैसे होता है ये भी समझ लो। कोई और कंट्री का कोई व्यक्ति है जिसको इंडियन करेंसी चाहिए, तो वो भी अपनी करेंसी से क्या किसी को कोई और करेंसी चाहिए, तो वहाँ पे उसको जो करेंसी एक्सचेंज करनी होगी वो इस मार्केट में आ जाएगा। तो ऐसी मार्केट में यहाँ पे आप जो है करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हो। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू डिपेंड ऑन अदर मोर बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल्स। यानी कि आपके ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किसी और अदर मोर बेसिक पर, जो कि एक अंडरलाइंग वेरिएबल हो सकते हैं। द वेरिएबल अंडरलाइंग कुड बी प्राइस ऑफ ट्रेडेड सिक्योरिटी एंड स्टॉक्स, प्राइस ऑफ गोल्ड और कॉपर। यानी कि आपके जैसे प्राइस हो गया गोल्ड का, प्राइस हो गया कॉपर का, इसके वैल्यू के बेसिस पे ये आपकी जो है डिपेंड करती है इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू, और इसको आप डेरिवेटिव कहते हो। डेरिवेटिव जो है इंक्रीजिंग, आजकल के टाइम पे बहुत इंक्रीज हुआ है, इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज ऑप्शन एंड फ्यूचर। ऑप्शन एंड फ्यूचर इज़ व्हाट? आपने जो है कोई एक स्टॉक खरीदना है। अब आपको पता है कि यार इस स्टॉक की वैल्यू जो है हो सकता है आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाए या आने वाले टाइम में कम हो जाए, तो आपके पास एक पहले से ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आप कहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को जो है इतने प्राइस पे ले रहा हूँ या इस प्राइस पे बेच रहा हूँ। अब अभी आपके पास हाथ में उसकी जो है क्वान्टिटीज़ नहीं आई है, बट जिस दिन का वो आपका ऑप्शन होगा, जिस भी डे का वो आपका ऑप्शन होगा, उस डे पे या तो आप उसको खरीद सकते हो या आप उसको बेच सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास होता है। अब आप देखोगे कि यार जब मार्केट में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इसका जो है इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा, उस टाइम पे 10 रुपये का प्राइस था और आज इसका प्राइस हो गया है 150 रुपीज़ या 15 रुपीज़। तो यानी कि यहाँ पे 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तभी कर लिया था जब इसका प्राइस था 10 रुपये, और आज इसका प्राइस हो गया 15 रुपीज़। यानी कि मुझे अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का? प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज़ का।
तो ये आपका एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। वहीं आपने पहले कहा कि मैं इसको बेचूंगा जो है 15 रुपये में, लेकिन उसका प्राइस बढ़ करके 16-17 रुपये मार्केट में चला गया जिस दिन आपने उसको बेचना था। अब वहाँ पे 16 या 17 रुपये चला गया, लेकिन आपने कहा था मैं 15 रुपये में बेचूंगा। तो अब यहाँ पे आपको मार्केट से वो 16-17 में खरीद के उसको 15 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि आपका लॉस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो वो होता है आपका ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, जो कि फ्यूचर के किसी एक डेट के ऊपर आप डिपेंड करके जो है पहले आज की डेट में जो उसका प्राइस चल रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो और उस पर जो है फ्यूचर में उसको कंप्लीट करते हो। या फिर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन होता है, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। आर ट्रेडेड एक्टिवली ऑन मेनी एक्सचेंजेस। ये जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर, ये ट्रेड होता है, एक्टिवली ट्रेड होता है कई सारे एक्सचेंज पे। दीज आर जनरली ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, यूजुअली जो है स्टॉक मार्केट में इसको ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल करेंसी मार्केट। Since the 1960s, various banks started forming international syndicates. 1960 के बाद से जो है कई बैंक्स ने जो है इंटरनेशनल सिंडिकेट शुरू किया था। Multinational banks are responsible for huge international transfer of capital, not only for investment purpose, but also for hedging and speculation against exchange rate changes. अब ये इंटरनेशनल करेंसी मार्केट क्या है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मल्टीनेशनल बैंक्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूज इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए, और जहाँ पे उनका कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो किसी बैंक के थ्रू हो रहा होगा, किसी एक ट्रांसफ़र का जो एक आपका तरीका होता है, मोड होता है, उसकी वजह से हो रहा होगा। और ये ट्रांसफ़र के पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपका कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आपका कहलाया जाता है इंटरनेशनल करेंसी मार्केट। यूरो करेंसी मार्केट ये रिप्रेजेंट करता है मनी मार्केट जहाँ पे यूरो करेंसीज होती हैं, यानी मनी मार्केट इन विच यूरो करेंसी, that is currency held in banks outside of the country where it is a legal tender is borrowed and lent by banks in Europe। जहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी करेंसी आपके बैंक्स में है या फिर आउटसाइड द कंट्रीज है, वो आप एक लीगल टेंडर के थ्रू बोरो करते हो और लेंड करते हो बाय बैंक्स को इन यूरोप, तो उसको यूरोप करेंसी मार्केट कहा जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो कि सिक्योरिटी मार्केट होती है, जो कि शॉर्ट टर्म आपके डेप्ट के लिए डील करती है, शॉर्ट टर्म के उधार के लिए डील करती है, और यहाँ पे आपके मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर्म ऑफ डेबिट दैट मैच्योर इन लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये आपके जो है 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, रिलेटिवली रिस्क फ्री होते हैं। यहाँ रिस्क नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स, इसको हम टी बिल भी कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है अपने एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट की तरह, जब उनको एक शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। सो द पर्पस ऑफ अ ट्रेजरी बिल इज टू सिक्योर फंड्स टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये टी बिल इशू किए जाते हैं। कमर्शियल पेपर, ये एक अनसिक्योर्ड, आपका एक तरीके से कह सकते हो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड यानी कि इनके बैकअप में कोई सिक्योरिटी, आपकी कोई एसेट या एक कोलेट्रल एसेट नहीं होती है, तो उसको आप अनसिक्योर्ड बोलते हो। तो ये एक अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि कॉर्पोरेशंस, कंपनीज इशू करती हैं। टिपिकली ये किए जाते हैं फाइनेंसिंग अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज की, जल्दी में कुछ इन्वेंट्रीज लेनी है, कुछ अकाउंट्स रिसीवेबल है, उनको पे आउट करना है, तो उस सिचुएशन में कमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए जाते हैं। यूजुअली इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, रिफ्लेक्टिंग प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। जो भी मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है, वो प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रिफ्लेक्ट इसमें होता है। मैच्योरिटीज़ होती हैं ऑन कमर्शियल पेपर आर यूजुअली अप टू अ मैक्सिमम मैच्योरिटी 270 दिनों की। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है मैच्योरिटी 270 डेज़ की यहाँ पे यूजुअली आपको दिखती है। यूरो कमर्शियल पेपर, ये है आपका, ये भी अनसिक्योर्ड आपका पेपर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म पेपर होते हैं, जो कि इशू किए जाते हैं बाय अ बैंक और कॉर्पोरेशन इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, यानी कि इंटरनेशनली जाकर के, इंटरनेशनल मनी मार्केट में जाकर के ये इशू होते हैं। डेनोमिनेटिंग इन अ करेंसी दैट डिफर फ्रॉम द कॉर्पोरेशन डोमेस्टिक करेंसी, जो कॉर्पोरेशन की डोमेस्टिक करेंसी है, जैसे इंडिया की कोई जो है आपकी कॉर्पोरेशन है, उसकी डोमेस्टिक करेंसी आपकी इंडियन रुपीज़ है, बट वहाँ पर जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के इसको इशू करेगी, तो वो इंडियन रुपीस में ना करके किसी और करेंसी में करेगी, उसको आप कहेंगे यूरो कमर्शियल पेपर।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम CD कहते हैं, ये एक तरीके से सेविंग सर्टिफिकेट होता है जिसमें इंटाइटल होता है बियरर का जो भी इंटरेस्ट होगा टू रिसीव इंटरेस्ट। अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बियर्स अ मैच्योरिटी डेट, इस पर एक मैच्योरिटी डेट होती है, स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है और ये इशू किया जाता है इन एनी डेनोमिनेस्ट्रेशन, किसी भी डेनोमिनेस्ट्रेशन में इशू किया जा सकता है। जनरली ये कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, CD जो है कमर्शियल बैंक्स जो है जनरली वो लोग जो है इशू करते हैं। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि क्रिएटेड है बाय अ नॉन फाइनेंशियल फर्म, नॉन फाइनेंशियल फर्म इसको क्रिएट करती है एंड गारंटी होती है इसकी में एक बैंक की, ठीक है। जैसे बैंकर्स एक्सेप्टेंस आप कह सकते हो, कोई एक यूजुअली आपने कुछ लिखा है, कुछ चेक लिखा है, प्रॉमिसरी नोट लिखा है, ये सब भी जो है एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, बट यहाँ पे जब एक गारंटी हो जाती है बाय अ बैंक, इस तरीके के किसी इंस्ट्रूमेंट की जो है गारंटी है बाय अ बैंक और इसको इशू किया गया है, किसी ने शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन्वेस्टमेंट के लिए जो है क्रिएट किया है नॉन फाइनेंशियल फर्म ने, पर उसको जो है गारंटी मिल गई है एक बैंक की, तो वो बैंकर्स एक्सेप्टेंस कहलाता है। सच एक्सेप्टेंस आर ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू ऑन द सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट में आप इसको जो है एट अ डिस्काउंट इसको ट्रेड कर सकते हो। बॉन्ड एंड नोट इशू, a debt security usually maturing in 1 to 10 year, कोई भी एक डेब्ट सिक्योरिटी जो कि यूजुअली आपकी 1 से 10 साल में मैच्योर हो रही है, ये जो भी आपकी यहाँ पे कंपनीज भी इशू कर सकती हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज भी इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज को इशू करती है तो आप डिबेंचर के नाम से सुनोगे, और पब्लिक कंपनी जब इसको इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है, तो आप इसको बॉन्ड के नाम से सुनोगे। लेस देन 1 ईयर एंड बॉन्ड टिपिकली मैच्योर इन मोर देन 10 ईयर्स, जो आपका नोट होता है वो यूजुअली या बिल मैच्योर होता है वो आपका 1 साल में हो जाता है। अगर कंपैरिजन आप देखो तो बिल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं लेस देन 1 ईयर में, जो आपने आगे के बिल्स पढ़े थे आपके जो भी T बिल्स थे वगैरह, तो वो 1 साल के अंदर अंदर यूजुअली मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन जो बॉन्ड होते हैं वो लंबे समय तक के बाद आपके मैच्योर होते हैं, जो कि 10 साल तक हो सकता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। ऑफ्टन इन टर्म्स नोट्स एंड बॉन्ड्स आर यूजुअली इंटरचेंजेबल, जो आपका ये टर्म है नोट्स और बॉन्ड्स, इसको जो है आप यूजुअली चेंज कर सकते हो, इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो या करते हो। ओके, सो अब बर्तन भी गिरने लगे हैं मेरे घर के, तो मुझे भी घर से नीचे जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।